गैस सिलेंडर की कीमत भी 1,500 के पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। जहां जाइए अडानी अडानी अडानी। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चाकुलिया वालों, एक बहुत संजीदा बात कह के आपसे जा रहा हूं। कभी मेराज फैजाबादी ने कहा था कि आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला। अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, फिर अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। याद रखना इस मेरी बात को। और ये जो मैंने कहा है ना कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए, तो इस सरकार को इमरान विक्टर का डर बना रहना चाहिए। इसलिए चाकुलिया वाला, सियासत है, अदावत है, परिंदा है, शिकारी है। सियासत है, अदावत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। इसलिए मैं अपने इस भाई के लिए आपके सामने अपना दामन फैला के बस ये कहने आया हूं कि मैं आपसे एक एमएलए जितवाने की अपील कर रहा हूं इमरान विक्टर को। आप इसे जितवा के भेजिए। ये एक एमएलए अगर 100 एमएलए पे भारी ना रहा तो फिर मेरी बात से पलट जाऊंगा मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और ये जो आपके बीच में आकर के बीजेपी का इसका उसका डर दिखाएंगे, किसी झांसे में मत आना। उनको आपने चुन के देख भी लिया है। जिन्होंने आपको भुट्टे के खेत में सोने पे मजबूर किया, ताली तो अगली बात पे बजनी है। जिन्होंने आपको भुट्टे के खेत में सोने पे मजबूर किया, 23 तारीख को उनका पॉपकॉर्न बना देना। बिल्कुल इस मूड के साथ जाना है बूथ पर कि इस बार कोई चूक नहीं करनी है, कोई गलती नहीं करनी है। किसी ने कहा है कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। ये जो नफरत की आग है और ये जो हुकूमत जलाने की कोशिश करती है, उसके खिलाफ पानी कौन है? इमरान विक्टर है। तो इसका डर बना रहे। मैंने कहा ना, एक बहादुर आदमी की आवाज को पश्चिम बंगाल की असेंबली में पहुंचाओ। मैंने तब भी कहा था कि ये आपके मुद्दे पर यहाँ की असेंबली में लड़ेगा हमारा भाई, और आपको जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह आपके मुद्दे पर ये असेंबली में लड़ेगा और मैं देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में लड़ूंगा। ये आपको भरोसा दिलाता हूं। इमरान विक्टर अकेला नहीं है, इमरान के साथ एक इमरान और खड़ा है। एक और एक मिलकर के 2 नहीं होते, एक और एक मिलकर के 11 होते हैं। समझ रहे हो ना? तो अगर चाहते हो कि मैं भी मजबूत हूं, मुझे भी ताकत मिले, और अगर ये भी चाहते हो चाकुलिया वालों कि 2029 में दिल्ली में गद्दी पर प्रधानमंत्री बनकर के राहुल गांधी बैठे, चाहते हो ना? चाहते हो ना कि
मोदी को हटा करके 2029 में दिल्ली की गद्दी पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के बैठे। अगर चाहते हो तो उसकी शुरुआत अपने घर से करो। इमरान विक्टर को एमएलए बना करके पश्चिम बंगाल की असेंबली में पहुंचाने का काम करो, यहां से शुरुआत करो। क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी की नफरत की राजनीति का मुकाबला ये छोटी छोटी पार्टियां नहीं कर सकती। अगर कोई कर सकता है तो उसका नाम राहुल गांधी है। याद करो वो दिन 7 सितंबर 2022 कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पे खड़े हुए राहुल गांधी बस एक नारा लगाते हुए निकले थे कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं उनके साथ। यहां उमर बैठे हैं, वसी हैं, ये सारे लोग गवाह हैं इस बात के। इमरान विक्टर भी चले हैं उनके साथ। हम लोग चलते थे, बस एक नारा लगता था कि हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, पहले शायर हैं, राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मेरे भाई, वो आदमी नफरत के खिलाफ लड़ रहा है। वो आदमी नरेंद्र मोदी की उस सोच के खिलाफ लड़ रहा है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कुचलने की सोच है, मौलाना आजाद के सपनों के हिंदुस्तान को कुचलने की सोच है, जो महात्मा गांधी की जमहूरियत को कुचलने की सोच है। और अगर आपको लगता है कि यहां पश्चिम बंगाल की हुकूमत उसे रोक पाएगी तो मुझे बताओ कि जब एसआईआर में आपका नाम काटा जा रहा था तो यह सरकार रोक पाई क्या? नहीं रोक पाई ना, क्योंकि जो आपके खिलाफ साजिशें किए बैठे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। उनको कोई रोक सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, उनको कोई रोक सकता है तो सिर्फ राहुल गांधी रोक सकता है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप इमरान विक्टर को एमएलए बना करके असेंबली में पहुंचाइए। जिन जिन हाथों से, जिन जिन उंगलियों से, जिस जिस कलम से आपका नाम जानबूझ करके एसआईआर से काटा गया है, उनका गिरेबान पकड़ करके उन्हीं से आपका नाम पूरे दस्तावेजों के साथ फिर से डलवाने का काम किया जाएगा। उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, कोई साजिश चलने नहीं दी जाएगी। और ये जो नूरा कुश्ती चलती है ना भाजपा और टीएमसी के बीच में, उस नूरा कुश्ती को भी समझो, उस खेल को समझो। वो खेल बिल्कुल ऐसा है कि एक आदमी बस में चढ़ा सफर करने के लिए, टिकट बनवाने के लिए, जब उसने जेब में हाथ डाला तो देखा तो उसका तो जेब ही कट चुकी थी, पर्स गायब। टिकट कलेक्टर बगल में खड़ा, उसने कहा पैसा दो, उसने कहा साहब जेब कट गई। बोला बहुत लोग आते हैं बताते हैं जेब कट गई, झूठ मत बोलो, पैसा दो वरना हाथ पकड़ के उतार दूंगा। इतने में पीछे एक आदमी बैठा था, वो खड़ा हो गया, उसने टिकट कलेक्टर से कहा आप सवारियों से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, टिकट की बात है, मुझसे पैसा लो, टिकट बनाओ। पैसा दे दिया, पूरा बस के जितने यात्री थे ताली बजाने लगे कि कितना शरीफ आदमी है। बाद में पता चला कि उसी ने जेब काटी थी। बिल्कुल यही नूरा कुश्ती चल रही है, इसलिए इनके झांसे में मत आना। और टीएमसी का कोई मंत्री, कोई विधायक आकर के कुछ बड़ी बड़ी बात करे ना तो याद रखना कि वो एक इनका नेता एक गांव में पहुंचा, बोला गांव वालों चुनाव आ रहा है, आपकी बड़ी समस्याएं हैं, आओ आज सारी खत्म कर देता हूं। गांव वाले आपकी तरफ भोले वाले से इकट्ठे हो गए, भुट्टे के खेत से निकल के आ गए। बोला समस्या बताओ। गांव वालों ने कहा साहब यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। जेब से मोबाइल निकाला, उंगलियों पे पता नहीं कौन सा नंबर डायल किया और लगा फोन पे हड़काने कि इस गांव में मैं आया हूं, चाकुलिया में खड़ा हूं, हॉस्पिटल नहीं है, अगर कल तक यहाँ हॉस्पिटल नहीं खुला तो सबको नौकरी खा जाऊंगा। ये कह करके फोन जेब में रख लिया। गांव वालों से कहा देखा 1 मिनट में तुम्हारी पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी बताओ। गांव वालों ने कहा साहब हमारी दूसरी समस्या यह है कि गांव में कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। इस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जाता है, इसलिए इस झांसे में मत आना। एक बहादुर इंसान
एक दमदार इंसान और आपके मुद्दे पर लड़ने वाला इंसान जिसका नाम इमरान विक्टर है। मैं इस भाई के लिए आपसे अपील करता हूं, इसको जिता करके असेंबली पहुंचाइए। देखिए, किसी भी इंसान की पहचान तब होती है जब वो इक्तदार पर नहीं होता, जब वो पोस्ट पर नहीं होता, जब वो पद पर नहीं होता। आप उसे हरा देते हैं, उसके बावजूद अगर वो आपके मुद्दों पर, आपके इश्यूज पर, आपकी परेशानियों में अगर खड़ा है तो असली नेता वही होता है। इमरान विक्टर चाहता तो ये भाई भी कलकत्ता में रह करके अरसलान की बिरयानी खा सकता था, लेकिन इसने कहा नहीं, मैं चलूंगा अगर हमारे लोग भुट्टे में सो रहे हैं और अगर उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगे हैं तो उनके साथ मुझे भी जेल जाना पड़ेगा तो जेल जाऊंगा। नेता ये होता है, लीडर ये होता है, और ऐसा एक नेता सैकड़ों नेताओं पे भारी होता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे लंबी तकरीरें करने नहीं आया हूं, आप मेरे अपने हैं, आपसे मेरा एक जज्बाती रिश्ता है। सीमांचल हो, चाकुलिया हो, ये पूरा इलाका मुझे मेरे घर जैसा लगता है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये सीमांचल में किशनगंज में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच है, जिसका फंड नरेंद्र मोदी सरकार ने रोक रखा है, आप लोग दुआ करिए 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपका ये भाई इंशाअल्लाह उस फंड को अपनी कलम से रिलीज करेगा इस इलाके के लिए। ये आपको भरोसा दिलाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं लौट करके राहुल गांधी जी को यह बताऊंगा कि चाकुलिया में 50,000 से ज्यादा लोग मदरसा ग्राउंड में आए थे और उन्होंने एक साथ एक आवाज में कहा कि इस बार इमरान विक्टर को एमएलए बनने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन अगर मैं राहुल गांधी से यह बात बताऊंगा तो फिर 4 तारीख को जब रिजल्ट आए तो मुझे शर्मिंदा मत होने देना। नहीं होने दोगे ना? नहीं होने दोगे ना? आज से इस चुनाव को इमरान विक्टर बन के लड़ो, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़ो, राहुल गांधी बन के लड़ो। अकेले इमरान ये चुनाव नहीं जीत सकते। आप जब चुनाव लड़ोगे तब इमरान चुनाव जीत पाएंगे। उनके पास पैसा है, उनके पास प्रशासन है, उनके पास साजिशें हैं, लेकिन इमरान विक्टर के पास आवाम की दुआएं हैं, और दुआ से बड़ी चीज कुछ नहीं होती। और अगर आप उनसे मोहब्बत ढूंढ रहे हो तो गलतफहमी के शिकार, नादान हो। इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो तुम? जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो? नहीं मिलेगी, वहां नहीं मिलेगी। इसलिए ये जो हाथ का पंजा है, ईवीएम में किस नंबर पर है? ईवीएम में दूसरे नंबर पर है। ये दूसरा नंबर जो है ना, ऐसे जब आप करते हो तो ये विक्ट्री का साइन है। ये हाथ का पंजा 2 नंबर याद रहेगा ना, ताकि मैं दिल्ली में जाकर के ये कह सकूं कि चाय बेचने वाला आप चाय नहीं बेच पाएगा। आप यही कहना चाहते थे, कहां सोया है चौकीदार। मुझे पता होता बस इतना सुनाने से काम चल जाएगा तो मैं इतना भाषण क्यों देता। कहां सोया है चौकीदार। इरफान कहां है? मेहनत करिए यहाँ पे। आप में जो कमी रह गई है वो इनमें नहीं रह जानी चाहिए। बहुत थोड़े वोट से इरफान भाई नहीं जीत पाए, वसी भाई बैठे हैं थोड़े वोट से नहीं जीत पाए, उमेर भाई बैठे हैं ये भी बहुत थोड़े वोट से हार गए। तो आप सारे लोग मिल करके टीम बन करके 23 तारीख में प्रचार बंद होने से पहले तक यहाँ खूब शानदार तरीके से मेहनत करिए। इमरान विक्टर का मतलब इमरान प्रतापगढ़ी चुनाव लड़ रहा है, बस ये सोच करके भाई के साथ खड़े होना कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। এরপরে আপনাদের চাকুলিয়া বিধানসভার কংগ্রেস দলের প্রার্থী আলী ইমরান রামজ ওরফে ভিক্টর ভাই আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন। थोड़ा इस जगह को थोड़ा सा आप लोग ये हो जाए तब थोड़ा सा সবাইকে বলছে আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। একটা জোরদার হাততালি হবে ভিক্টর ভাইয়ের জন্য। দেখুন আপনারা সবাই একটু ধৈর্য ধরে শান্ত হয়ে যান, যাতে আপনারা শুনতে পারবেন। সবাই দাঁড়িয়ে
বসে থাকুন। এখানে যে আমাদের সেন্ট্রাল ফোর্স আছে তাদেরকে সহযোগিতা করবেন, পুলিশকে সহযোগিতা করবেন। मौजूद सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, आप सबों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अरे आप अरे भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी अभी खड़े होंगे तो आप लोग सब देख पाइएगा, ठीक है। तो जो बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि आज का ये चुनावी सभा आज अपने आप में एक तारीखी सभा में तब्दील हो चुका है कि इतने बड़े तादाद में सिरसी हाई मदरसा में आज तक किसी सियासी पार्टी ने आज तक इतनी बड़ी सभा सिरसी मदरसा में नहीं की है। जो सिरसी मदरसा में आज मेरी माँ बहन बड़े बुजुर्ग नौजवान आज जिस तरीके से आप लोगों ने अपना भरोसा प्यार और मुझ पर अपना एतबार जताया है, मैं आप लोगों से सिर्फ एक अपील करता हूं कि आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी माँ बहन मेरे लिए दुआ करें कि जिस तरीके से आप लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपके भरोसे और प्यार को इसी तरह बरकरार रख सकूं। अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत दे कि मैं आपके लिए खड़ा रह सकूं। बस मैं आपसे इतनी दुआ मांगता हूं। और आज सियासी हालात को मद्देनजर रखते हुए जो मगरिबी बंगाल का सियासी हालात है कि आज हमारे पास मुद्दा क्या है, आज सियासी मुद्दों पर अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ तृणमूल की हुकूमत है और दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन इनके पास हमारे लिए मुद्दा नहीं है। ये हमारी जरूरतों की बात नहीं करते, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात नहीं करते, ये हमारे माँ बहनों की हिफाजत की बात नहीं करते, हमारे किसानों के फसल की कीमत की बात नहीं करते, नौजवानों को रोजगार देने की बात नहीं करते, पढ़े लिखे भाई बहनों को नौकरी देने की बात नहीं करते। और आज इनके पास मुद्दा क्या है? इनके पास एक ही मुद्दा है, चाहे वो दीदी हो चाहे वो मोदी हो, एक ही मुद्दा है। वो मुद्दा है मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, इन्हीं मुद्दों में हमको उलझा के रखा जाता है। हमें सरकार चाहिए जो हमारे लिए काम करेगी, हमारे बच्चों के तालीम के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, पढ़े लिखों के नौकरी के लिए। लेकिन आज सरकार मंदिर बनाने वाली सरकार है, कोई मस्जिद बनाने वाली सरकार है। हमें मंदिर मस्जिद बनाने वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें आवाम के हक में काम करने वाली सरकार चाहिए जो आवाम के लिए काम करेगी। इसलिए मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए, कि आप लोग तो मुझे सुनते हैं, मैं चंद बातों को याद दिलाना चाहता हूं कि यही ममता बनर्जी ने हमसे वादा किया था कि मैं जब तक हूं यहां पे एनआरसी नहीं होगा, मैं जिंदा रही तो एसआईआर नहीं होगा, मैं जिंदा रही तो वाकफ का कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। आज एसआईआर के आड़ में एनआरसी हो गया, डिलीट हो रहा है, वोटर डिलीट भी हो गया, वाकफ का कानून भी लागू हो गया।
लेकिन आज ममता बनर्जी हमारे हक में कुछ नहीं बोलती हैं। तो आज सवाल यह है, जो ममता बनर्जी खुद को मुसलमानों का मसीहा बताती थी, आज बंगाल के मुसलमानों के लिए ममता बनर्जी एक मुसीबत बन के खड़ी हो गई हैं। तो अब इस मुसीबत से हमें छुटकारा चाहिए। और चाकुलिया में ममता बनर्जी का नाम से जो उम्मीदवार वोट मांगा, जिसने ये कहा कि वोट ममता बनर्जी को दो, ममता बनर्जी के नाम पे वोट लिया गया। तो आज जो ममता के नाम पर वोट मांगा गया था, आप लोगों ने, हम लोगों ने झोली भर भर के वोट दिया। ममता का एमएलए भी बना, ममता की सरकार भी बनी, लेकिन हमसे जो वादा किया गया, एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। हमसे कहा गया कि कॉलेज बनेगा, आज कॉलेज नहीं बना। आईआईटी कॉलेज बनाने की बात हुई, आईआईटी का कॉलेज भी नहीं बना। रूरल हॉस्पिटल बनाने की बात हुई, रूरल हॉस्पिटल भी नहीं बना। ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज जो सूरत हाल है, आपके साथ जो ज्यादती होती है, उसको रोकने के लिए आपको अगर मजबूत आवाज चाहिए और मजबूत पार्टी चाहिए जो आपके हक में खड़ी होकर आपके लिए बोले, आपके लिए लड़े, तो वो पार्टी आज कांग्रेस है, जो पूरे देश में फिरका परस्त ताकत के खिलाफ लड़ाई कर रही है, संविधान को बचाने की बात कर रही है, जमहूरियत को बचाने की बात कर रही है। इसीलिए मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि वो दिन हम लोग भूले नहीं कि जब एसआईआर के लिए हमारे इलाके के नौजवान अपने हक में इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतरे, बीडीओ ऑफिस में थोड़ा सा तोड़फोड़ हुआ, पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ करवाया गया और हमारे इलाके के इन्हीं भाइयों को, नौजवानों को, बड़े बुजुर्गों को, मां बहनों को परेशान करने के लिए उनके नाम पर केस दर्ज करके भुट्टा के खेत में सोने के लिए भेज दिया गया था। उस वक्त हमारा एमएलए मिन्हाजुल आरिफीन आजाद, वो जो आपका वोट लेकर ममता के नाम पर यहां का एमएलए बना था, उस वक्त वो आपके साथ खड़ा होकर आपकी हिफाजत के लिए एक लफ्ज नहीं बोला। मेरे ऊपर और मेरे साथ कई लोगों को झूठे केस में पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ करने के नाम पर केस दर्ज कर दिया गया। मैं कलकत्ता में था, मेरे नाम पर यहां एफआईआर करवाया गया और मुझे गिरफ्तार करने की मांग की गई। मुझे यहां से खबर दिया जाता है कि आप वापिस मत आओ कलकत्ता से, आप अभी कलकत्ता में रहो। क्यों? यहां आने से आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपकी गिरफ्तारी करवाने के लिए पूरी तृणमूल का एमएलए, मंत्री, सरकार, मुख्यमंत्री सब लगा हुआ है। लेकिन मैंने ये कहा था कि जहां मेरे लोग भुट्टे के खेत में सो रहे हैं, विक्टर कलकत्ता में बैठ के नहीं रह सकता। और मैं वापिस आया और आप लोगों ने देखा कि मैं अपने घर में अपने छत के नीचे रहकर मैंने कहा था कि मैं कोई चोरी नहीं किया, कोई डकैती नहीं डाला, मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा है। अगर पुलिस के पास कोई सबूत है तो आकर मुझे गिरफ्तार करे, मेरे हाथ में हथकड़ी लगाकर मुझे लेकर जाए। और जब मैं अपने घर में अपने छत के नीचे हूं तो मेरा कोई भाई, मेरा कोई चचा भुट्टा का खेत में नहीं रहेगा। सब अपने घर वापिस आओ। और आप लोग अपने अपने घर वापिस आए। आप लोगों को अपने घर में अपने बिस्तर पर सोने के लिए आप लोगों को जगह करके दिया गया। ये हालत
जिन लोगों ने पैदा किया था कि हमारे बड़े बुजुर्ग अपने घर में ना सो सकें, आज आपकी ये भीड़, आपकी ये जमात, मां बहनों का ये प्यार आज उनका नींद हराम कर देगा। इसलिए मैं आप लोगों से ज्यादा वक्त ना लेते हुए আপনাদের সকলকেই শুধু একটাই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব कि আগামী 23 তারিখ আপনারা নিজের মূল্যবান ভোট দেবেন নিজের বাচ্চাদের ভবিষ্যতের জন্য, আপনার বাচ্চার শিক্ষার জন্য, বেকারদের রোজগারের জন্য, শিক্ষিত ভাই বোনদের চাকরির জন্য।